नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताने वाला हूं, रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है, बिल्कुल सच में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। 1985 में मैं और मेरी वाइफ किम घर के बिना थे। हाँ दोस्तों, होमलेस। हमारे पास कोई जॉब नहीं थी, सेविंग्स खत्म हो गई थी, क्रेडिट कार्ड्स भी मैक्स्ड आउट थे। हम एक पुरानी ब्राउन टोयोटा में रहते थे, जिसके सीट्स पीछे जाते थे और वही हमारा बेड बन जाती थी। एक हफ्ते बाद रियलिटी चेक लगा। हम लोग समझ गए कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। 2 हफ्ते तक हम उस कार में रहे। फिर एक दोस्त को पता चला हमारी सिचुएशन का, तो उसने अपने घर के बेसमेंट में एक कमरा दे दिया। वहां हम 9 महीने रहे। जब लोगों को पता चला हमारी हालत के बारे में, सबसे पहला सवाल होता था, जॉब क्यों नहीं कर लेते। शुरू में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, पर किसी को समझ नहीं आता था। जो लोग जॉब को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन्हें यह समझाना मुश्किल होता है कि तुम जॉब क्यों नहीं चाहते। सच्ची बात यह है कि पैसों के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग कहते हैं मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद कभी एक्चुअली ब्रोक नहीं हुए हैं। मैं और किम बहुत लड़ते थे उस टाइम। डर, अनसर्टेनिटी और भूख इंसान के इमोशंस को शॉर्ट कर देती है, पर प्यार ने हमें एक साथ रखा। हम लोग जानते थे कि हम किसी भी वक्त सेफ, सिक्योर, हाई पेइंग जॉब ले सकते थे। दोनों कॉलेज ग्रेजुएट्स थे, अच्छी स्किल्स थीं, पर हम जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहते थे। हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते थे। और ये है बड़ी बात। 1989 तक हम मिलियनेयर्स बन गए, लेकिन तब भी हमने अपना गोल अचीव नहीं किया था, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का। वो 1994 में आया। तब से हमें कभी काम नहीं करना पड़ा, लाइफ भर के लिए। किम 37 साल की थी और मैं 47 का था जब हम फाइनेंशियली फ्री हुए। अब सवाल यह है कि अगर 1985 में हम होमलेस थे और कोई पैसा नहीं था, तो 1989 में अमीर कैसे बने। लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूं। होमलेस से रिच बनने के लिए हमें पैसा नहीं चाहिए था। हमें एक्चुअल में कोई पैसा नहीं था और हम डेट में थे। और यह भी जरूरी नहीं कि अच्छी डिग्री हो। मेरे पास कॉलेज डिग्री है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में उसका कोई रोल नहीं था। मैंने कैलकुलस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फ्रेंच पढ़ा था कॉलेज में, पर रियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं आया। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ने स्कूल छोड़ दिया बिना डिग्री के। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, टेड टर्नर, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स। अच्छी डिग्री जरूरी है ट्रेडिशनल प्रोफेशंस के लिए, पर अमीर बनने के लिए नहीं। तो फिर क्या चाहिए? एक सपना चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, जल्दी सीखने की विलिंगनेस चाहिए, और अपनी गॉड गिवन एसेट्स का सही यूज करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जानना चाहिए कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट तुम्हारे लिए सही है। अब मैं तुम्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूं। ये एक सिंपल डायग्राम है जो दिखाता है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिग बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग ई और एस क्वाड्रेंट्स में होते हैं, लेफ्ट साइड। रिच लोग बी और आई क्वाड्रेंट्स में होते हैं, राइट साइड। मेरे 2 डैड्स थे। एक हाईली एजुकेटेड डैड, मेरे रियल डैड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उन्होंने हमेशा कहा, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढो। वो ई क्वाड्रेंट रेकमेंड कर रहे थे। मेरे रिच डैड ने कहा, स्कूल जाओ, ग्रेजुएट हो, बिजनेस बनाओ और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनो। वो बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहे थे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात समझो। हर क्वाड्रेंट में तुम कोई भी काम कर सकते हो। एक डॉक्टर ई क्वाड्रेंट में काम कर सकता है हॉस्पिटल में, या एस क्वाड्रेंट में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकता है, या बी क्वाड्रेंट में क्लिनिक या लैब खोल सकता है और दूसरे डॉक्टर्स को हायर कर सकता है, और आई क्वाड्रेंट में स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम पैसा कैसे जनरेट करते हो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे रिच डैड ने मुझे बचपन में सुनाई थी। ये कहानी कैश फ्लो क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करती है। एक बार की बात है, एक गांव में पानी नहीं था। बारिश के अलावा उन्हें पानी नहीं मिलता था। तो गांव के बुजुर्गों ने डिसीजन लिया कि 2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो रोज पानी लाएंगे। पहला आदमी एड तुरंत 2 स्टील की बाल्टियां खरीदकर पानी भर भर के लाने लगा। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता था। उसको अच्छा लग रहा था कि पैसा कमा रहा है, पर काम बहुत हार्ड था। दूसरा आदमी बिल गायब हो गया कुछ महीनों के लिए। एड बहुत खुश हुआ कि कोई कंपटीशन नहीं है, पर बिल क्या कर रहा था? उसने एक बिजनेस प्लान लिखा, कॉर्पोरेशन बनाया,
4 इन्वेस्टर्स ढूंढे, एक प्रेसिडेंट हायर किया काम करने के लिए और 6 महीने बाद वापस आया एक कंस्ट्रक्शन क्रू के साथ। 1 साल में बिल की टीम ने एक बड़ा स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन बना दिया जो गांव को लेक से जोड़ रहा था। ग्रैंड ओपनिंग पे बिल ने अनाउंस किया कि उसका पानी एड के पानी से ज्यादा साफ है, 24/7 अवेलेबल है और 75% कम प्राइस है। लोग खुश हो गए और बिल के पाइपलाइन की तरफ भाग गए। एड ने तुरंत अपनी रेट 75% कम कर दी, 2 और बाल्टियां खरीदी और अपने 2 बेटों को हेल्प के लिए रखा। जब वो कॉलेज गए तो वो कभी वापस नहीं आए बिजनेस संभालने। बिल ने समझा कि अगर इस गांव को पानी चाहिए तो दूसरे गांव को भी चाहिए होगा। उसने अपना सिस्टम दूसरी जगह भी बेच दिया। वो हर बाल्टी पानी पे सिर्फ 1 पेनी कमाता था, पर बिलियंस बाल्टियां रोज सप्लाई करता था। चाहे वो काम करे या ना करे, उसकी इनकम आ रही थी। बिल हैप्पीली एवर आफ्टर जिया। एड जिंदगी भर मेहनत करता रहा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता रहा। ये कहानी मेरे डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूं कि क्या मैं पाइपलाइन बना रहा हूं या बाल्टी ढोकर ले जा रहा हूं? क्या मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं या स्मार्ट वर्क? अब मैं तुम्हें क्वाड्रेंट्स के बीच की कोर डिफरेंसेस समझाता हूं। ई क्वाड्रेंट वाले लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। उनके लिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिक्योर। जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, ये सब उन्हें चाहिए। वो अपना फियर कम करना चाहते हैं सर्टेनिटी से। एस क्वाड्रेंट वाले लोग बोलते हैं, मैं अपना खुद का बॉस हूं या मैं अपने तरीके से करता हूं। ये डू इट योरसेल्फ लोग हैं। इन्हें दूसरों पर डिपेंड करना पसंद नहीं। अगर ये हार्ड वर्क करेंगे तो एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा पेड हो। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ये सब एस क्वाड्रेंट में है। वो अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को ट्रेन नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कोई उनसे अच्छा नहीं कर सकता। बी क्वाड्रेंट वाले लोग स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं और उन्हें काम करने देते हैं। हेनरी फोर्ड कहते थे कि वो स्मार्ट लोगों को हायर करता है जो आंसर्स ढूंढ सके, ताकि वो अपना दिमाग इंपॉर्टेंट चीजें सोचने के लिए फ्री रख सके। लीडरशिप ये है कि लोगों से बेस्ट निकालो। बी क्वाड्रेंट सक्सेस के लिए जरूरी है कि तुम सिस्टम समझो और लोगों को लीड करना आए। आई क्वाड्रेंट वाले लोग अपने पैसों से पैसा कमाते हैं। उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि वो सबके बिजनेस माइंड करते हैं, सिर्फ अपना नहीं। स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है दूसरों का बिजनेस माइंड करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी जॉब मिल सके। ये मतलब तुम्हें किसी और के लिए काम करना है। घर खरीदो, वो एसेट है, पर एक्चुअली वो बैंक का एसेट है, तुम्हारा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो पता चलता है कि लोग कितने लोगों का बिजनेस माइंड कर रहे हैं। सैलरी से तुम अपने बॉस का बिजनेस माइंड कर रहे हो, टैक्सेस से तुम गवर्नमेंट का बिजनेस माइंड कर रहे हो, मॉर्गेज से तुम बैंक का बिजनेस माइंड कर रहे हो, हर एक्सपेंस से तुम किसी ना किसी का बिजनेस माइंड कर रहे हो। तुम्हारा अपना बिजनेस क्या है? तुम्हारा एसेट कॉलम, वो है तुम्हारा बिजनेस। ज्यादातर लोग अपने बॉस के लिए काम करके उन्हें रिच बनाते हैं। बैंक को रिच बनाते हैं थ्रू लोन्स, गवर्नमेंट को रिच बनाते हैं थ्रू टैक्सेस और बिजनेसेस को रिच बनाते हैं थ्रू कंजम्पशन, पर वो खुद कभी रिच नहीं बनते। मेरे रिच डैड ने मुझे सिखाया, द नेम ऑफ द गेम इज हु इज इंडेटेड टू whom। मतलब गेम ये है कि कौन किसका कर्जदार है। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे कर्जदार हैं, उतने तुम अमीर हो। जितने ज्यादा लोग तुम्हें कर्जदार बना देते हैं, उतने तुम गरीब हो। देखो, हर लायबिलिटी के पीछे कोई ना कोई और का एसेट होता है। तुम्हारा मॉर्गेज तुम्हारी लायबिलिटी है, पर बैंक की बैलेंस शीट पे वो एसेट है। तुम्हारी सेविंग्स तुम्हारा एसेट है, पर बैंक की बैलेंस शीट पे लायबिलिटी है। गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक्स देती है लोन लेने पर, क्योंकि वो चाहती है तुम डेट में रहो। जितने ज्यादा लोग डेट में होंगे, उतना ज्यादा पैसा फ्लो होगा। रिच लोग ये गेम समझते हैं। वो बनने की कोशिश करते हैं जिसके पास दूसरे लोग इंडेटेड हो, ना कि खुद दूसरों के इंडेटेड हो। अब मैं तुम्हें 1986 की एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। उस साल टैक्स रिफॉर्म एक्ट पास हुआ, जिसने बहुत कुछ बदल दिया। कांग्रेस ने बहुत सारे टैक्स लूप होल्स बंद कर दिए जिन्हें लोग यूज करते थे। रियल एस्टेट प्राइसेस गिर गई, बैंक्स फेल होने लगे और अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया। दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। पर यह क्राइसिस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। मैं रियल एस्टेट खरीदने लगा जब प्राइसेस बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी थी, मॉर्गेज पेमेंट्स रेंट से कम थे, बैंक्स लोन दे रही थी रियल एस्टेट के लिए, टैक्सेस कम थे रियल एस्टेट पे, रेंट से कैश फ्लो अच्छा आ रहा था, मुझे बैंक बनने का चांस मिल रहा था। हाँ दोस्तों, मैं बैंक बनना चाहता था, बैंकर नहीं। डिफरेंस समझो। एक एग्जाम्पल देता हूं।
मैंने एक हाउस खरीदा $80,000 में जो वर्थ $100,000 था। मैंने $10,000 डाउन पेमेंट दिया और $70,000 का मॉर्गेज लिया। फिर मैंने वो हाउस $100,000 में बेच दिया इजी मंथली पेमेंट्स पे। अब देखो क्या हुआ, मैंने $30,000 क्रिएट कर लिया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और इस $30,000 पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, बिल्कुल बैंक की तरह। ये है पैसा क्रिएट करना, हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर वो पर्सन डिफॉल्ट करे तो मैं वो हाउस वापस ले लूंगा और किसी और को बेच दूंगा। लोग लाइन में खड़े हैं लो डाउन पेमेंट इजी मंथली पेमेंट्स वाले होम्स के लिए। मेरे रिच डैड ने मुझे सिखाया, बी द बैंक नॉट द बैंकर। अब तुम्हें बताता हूं अमीर लोग टैक्सेस कम क्यों देते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेशंस यूज करते हैं। कॉर्पोरेशन के थ्रू इनकम पास करोगे तो पहले एक्सपेंसेस निकालने मिलते हैं, फिर टैक्सेस लगते हैं। एम्प्लॉई के लिए सीक्वेंस ये है, अर्न टैक्स स्पेंड। बिजनेस ओनर के लिए अर्न स्पेंड टैक्स। ये एक बड़ा डिफरेंस है। एम्प्लॉइज का पैसा पहले विदहोल्डिंग टैक्स से कट होता है, फिर जो बचा उसमें से एक्सपेंसेस पे करते हैं। बिजनेस ओनर पहले एक्सपेंसेस पे कर सकता है कंपनी के नाम से, फिर जो बचा उस पे टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कॉर्पोरेशन ओनर हो तो चाइल्ड केयर को एक्सपेंस में डाल सकते हो। अगर एम्प्लॉई हो तो अपनी ऑलरेडी टैक्स्ड सैलरी से पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ लीगल है अगर तुम क्वाड्रेंट समझते हो। ई और एस क्वाड्रेंट में इनकम प्रोटेक्शन बहुत कम है, बी और आई क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा है। अब मैं तुम्हें इन्वेस्टर लेवल्स के बारे में बताता हूं। 5 लेवल्स हैं। लेवल 0, जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। ये लोग कुछ सेव नहीं करते या जो कमाते हैं वो स्पेंड कर देते हैं। लेवल 1, बोरोवर्स। ये लोग सेविंग्स सिर्फ डेट पे करने के लिए करते हैं। लेवल 2, सेवर्स। पर ये रिस्क में है क्योंकि इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन से उनका पैसा वैल्यू खो रहा है। लेवल 3, आई एम टू बिजी इन्वेस्टर्स। ये लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दे देते हैं और होप करते हैं कि अच्छा होगा। लेवल 4, आई एम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ये डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा खुद मैनेज करते हैं। लेवल 5, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स। ये लोग बिजनेसेस बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। लेवल 4 और 5 इन्वेस्टर्स फर्क समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में। वो जानते हैं कैसे ओपीएम और ओपीटी यूज करना है। मेरे पास एक और क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टर्स का, टाइप सी। ये लोग किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या करना है, इन्हें कुछ पता नहीं है। टाइप बी, ये लोग आंसर्स ढूंढते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं। टाइप ए, ये लोग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं सॉल्व करने के लिए। जहां प्रॉब्लम है वहां अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो क्विकली तो टाइप ए इन्वेस्टर बनो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। मैंने भी यही किया। पहले छोटी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदी जो फोरक्लोजर में थी, फिर बड़े डील्स करने लगा। एक बार $30 मिलियन की माइनिंग कंपनी के पीछे पड़ा था पेरू में। प्रोसेस सेम रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा कमाओ। अब मैं तुम्हें 7 स्टेप्स बताता हूं फाइनेंशियल फास्ट ट्रैक तक पहुंचने के लिए। स्टेप 1, माइंड योर ओन बिजनेस। सबसे पहला स्टेप है अपना बिजनेस माइंड करो, दूसरों का नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरो, देखो कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। ज्यादातर लोग अपने बॉस का बिजनेस माइंड करते हैं, बैंक का बिजनेस माइंड करते हैं, गवर्नमेंट का बिजनेस माइंड करते हैं थ्रू टैक्सेस, और बिजनेसेस का बिजनेस माइंड करते हैं थ्रू कंजम्पशन, पर अपना बिजनेस नहीं माइंड करते। स्टेप 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो। पैसा कमाना इनफ नहीं है, कैश फ्लो मैनेज करना आना चाहिए। अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है तो ज्यादा पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं। रिमेंबर, जितने लोग तुम्हारे इंडेटेड हैं उतने तुम अमीर हो, जितने तुम दूसरों के इंडेटेड हो उतने तुम गरीब हो। गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझो। गुड डेट वो है जो कोई और तुम्हारे लिए पे करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। बैड डेट वो है जो तुम अपने पैसों से पे करो। गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझो। गुड डेट वो है जो कोई और तुम्हारे लिए पे करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। बैड डेट वो है जो तुम अपने पैसों से पे करो। स्टेप 3, नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। बिजनेस और इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, अंडर एजुकेटेड होना रिस्की है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है, एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है, तो रिस्क कम है। फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करो, नंबर्स समझो, डायरेक्शन ऑफ कैश फ्लो समझो। ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। स्टेप 4, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो, स्मॉल से स्टार्ट करो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो
और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। वॉरेन बफेट बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जॉर्ज सोरोस मार्केट वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये डिसाइड करो और उस पर फोकस करो। स्टेप 5, सीक मेंटर्स। मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो तुम्हें बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। मेरे पास 2 डैड्स थे जो मेरे मेंटर्स थे, एक एजुकेटेड बट पुअर डैड और एक रिच डैड। मेंटर्स वो लोग होने चाहिए जो तुमसे पहले वो जर्नी कर चुके हैं जो तुम करना चाहते हो। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो किसी ऐसी पर्सन से सीखो जो पहले चढ़ चुका है। रोल मॉडल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे रोल मॉडल्स और रिवर्स रोल मॉडल्स भी। दोनों से तुम सीख सकते हो, एक से ये कि क्या करना है, दूसरे से ये कि क्या नहीं करना है। स्टेप 6, मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ। डिसअपॉइंटमेंट आएगी, फेलियर होगी, पर यह सब लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। रिच डैड कहते थे, फूल्स एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो देयर वे, स्मार्ट पीपल एक्सपेक्ट टू बी डिसअपॉइंटेड। जब डिसअपॉइंटमेंट आए तो उसमें छुपा विजडम ढूंढो। हर डिसअपॉइंटमेंट के अंदर एक प्राइसलेस जेम ऑफ विजडम होता है। मैंने सेल्स पर्सन बनना सीखा डिसअपॉइंटमेंट से। 2 साल तक मैं वर्स्ट सेल्समैन था कंपनी में, पर मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने डिसअपॉइंटमेंट को एसेट बनाया, लायबिलिटी नहीं। 3 रूल्स हैं डिसअपॉइंटमेंट हैंडल करने के। 1, एक्सपेक्ट टू बी डिसअपॉइंटेड, मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड रहो। 2, हैव अ मेंटर स्टैंडिंग बाय, इमरजेंसी में फोन कर सको। 3, बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप पे ज्यादा हार्ड मत बनो। स्टेप 7, द पावर ऑफ फेथ। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने थॉट्स पे ध्यान दो। जो तुम अपने बारे में सोचते हो वो तुम बन जाते हो। हाई स्कूल में मेरा काउंसलर बोला था कि मैं और माइक कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उस स्टेटमेंट ने हमें और मोटिवेट किया। हम प्रूव करना चाहते थे कि वो गलत है। हाई स्कूल रियूनियन में जब गए तो देखा कि वो क्लास लीडर्स जो सक्सेसफुल होने वाले थे वो सक्सेसफुल नहीं थे, और हम जो क्लास क्लाउन्स थे हम सक्सेसफुल थे। मिरर में देखो तो सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, तुम्हारे थॉट्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अपने थॉट्स का ध्यान रखो, जो तुम अपने आप से बोलते हो वो इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ट्रूथ्स पीक इमोशंस पे निकलते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत यंग हूं, मैं बहुत ओल्ड हूं, ये मेरे लिए नहीं है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, इन्हें चैलेंज करो, डीप ट्रूथ ढूंढो। मेरी और किम की जर्नी में हम अपने डाउट्स से लड़े। हर एक की अपनी इनसिक्योरिटीज थीं, पर हम एक दूसरे को रिमाइंड करते थे कि हम अपने डाउट्स से बड़े हैं। गोल सिर्फ रिच बनना नहीं था, गोल था ट्रस्टवर्दी बनाना अपने आप को, पैसों के साथ और लाइफ में। तो दोस्तों, ये थे 7 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूं। पहली बात, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल में पैसों के बारे में नहीं सिखाते, तो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो। तुम्हारा घर एसेट नहीं है अगर उसमें से पैसा बाहर जा रहा है। एसेट वो है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा लाए। तीसरी बात, टैक्स सिस्टम समझो। रिच लोग कम टैक्सेस देते हैं क्योंकि वो सिस्टम समझते हैं और उसे यूज करते हैं लीगली। चौथी बात, कॉरपोरेशंस पावरफुल टूल्स हैं, वो एसेट प्रोटेक्शन और इनकम प्रोटेक्शन देते हैं। पांचवी बात, डेट का सही यूज करो। बैड डेट से बचो जो तुम खुद पे करते हो, गुड डेट यूज करो जो कोई और पे करे। छठी बात, कैश फ्लो समझो। अर्निंग मनी इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो मैनेज करना। सातवीं बात, प्रॉब्लम सॉल्व करो। हर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने से बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आठवीं बात, मेंटर्स रखो, कोचेस रखो। प्रोफेशनल्स कोचेस रखते हैं, एमेचर्स नहीं रखते। नौवीं बात, एक्शन लो। पढ़ो, सुनो, सीखो, पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लो। नाइकी का स्लोगन याद रखो, जस्ट डू इट। 10वीं बात, लॉन्ग टर्म सोचो। रिच बनना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बचो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं इंप्लीमेंट करने के लिए। 1, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। देखो कहां हो आज, फिर डिसाइड करो कहां पहुंचना है 5 साल में। 2, बी योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने कुछ परसेंटेज सेव करो इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे कितना भी छोटा हो, स्टार्ट करो। 3, क्रेडिट कार्ड डेट कम करो। एक कार्ड पे फोकस करो और उसको पहले पे ऑफ करो,
फिर नेक्स्ट कार्ड पे मूव करो। 4. फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, कोचेस हायर करो। 5. कैश फ्लो गेम खेलो, ये गेम फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है फन वे में। 6. रियल एस्टेट देखना शुरू करो, एजेंट से बात करो, नंबर समझो, प्रैक्टिस करो कैलकुलेशंस। 7. डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स एक्सप्लोर करो, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, कमोडिटीज। 8. नेटवर्क मार्केटिंग या फ्रैंचाइज अपॉर्चुनिटीज देखो, बिजनेस सिस्टम समझो। 9. मेंटर्स ढूंढो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो। 10. हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन पे स्पेंड करो। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्शन लो। बहुत लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर कभी स्टार्ट नहीं करते। एनालिसिस पैरालिसिस से बचो, छोटी छोटी स्टेप्स लो। एलिफेंट कैसे खाते हैं? एक बाइट एक बार। यही अप्रोच रखो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में भी। गलतियां होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी, पर यही लर्निंग प्रोसेस है। मेरे रिच डैड कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। स्कूल में हमें सिखाया गलतियां मत करो, पर रियल लाइफ में जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे, अगर तुम गलतियों से सीखने की कोशिश करो। थॉमस एडिसन ने 1014 बार फेल किया बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब, पर उसने कहा, मैंने 1014 बार फेल नहीं किया, मैंने सक्सेसफुली 1014 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही एटीट्यूड चाहिए तुम्हें। फेलियर से मत डरो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसे लोग डिफरेंट तरह से सोचते हैं। ई क्वाड्रेंट लोग सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं सेफ जॉब चाहिए, अच्छे बेनिफिट्स चाहिए। एस क्वाड्रेंट लोग इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं मैं अपना खुद का बॉस हूं, मैं अपने तरीके से करूंगा। बी क्वाड्रेंट लोग सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं मैं एक सिस्टम बना रहा हूं जो बिना मेरे काम करे। आई क्वाड्रेंट लोग मनी मेकिंग मनी के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। हर क्वाड्रेंट की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है, पर अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो बी और आई क्वाड्रेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ई और एस क्वाड्रेंट्स में तुम पैसा कमाने के लिए काम करते हो, बी और आई क्वाड्रेंट्स में पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। मेरे रिच डैड का फॉर्मूला सिंपल था, बिल्ड बिजनेसेस एंड बाय रियल एस्टेट। क्यों? क्योंकि टैक्स लॉज बिजनेसेस और रियल एस्टेट को फेवर करते हैं। अगर तुम सी कॉर्पोरेशन बनाओ और रियल एस्टेट खरीदो तो लीगली बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स मिल सकते हैं, पर यह सब सीखना पड़ता है, कोई ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट चाहती है कि तुम कुछ स्पेसिफिक चीजें करो, बिजनेसेस बनाओ, जॉब्स क्रिएट करो, हाउसिंग प्रोवाइड करो, इसलिए वो टैक्स इंसेंटिव्स देती है। अगर तुम ये समझते हो और यूज करते हो तो लीगली कम टैक्सेस पे कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। फाइनेंशियल आईक्यू 90% इमोशनल आईक्यू है और सिर्फ 10% टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। इमोशंस पावरफुल हैं। जब इमोशंस हाई होते हैं तो रैशनल थिंकिंग वीक हो जाती है, इसलिए बहुत लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस प्राइमरीली फाइनेंशियल डिसीजंस ड्राइव करते हैं। फियर कहती है सेफ खेलो, रिस्क मत लो। ग्रीड कहती है और चाहिए और चाहिए। दोनों एक्सट्रीम डेंजरस हैं, बैलेंस चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशनली न्यूट्रल होते हैं विनिंग और लूजिंग के बारे में। वो समझते हैं कि दोनों पार्ट हैं गेम का। लूजर्स अपने विनर्स को कट करते हैं और लूजर्स पे राइड करते हैं। जैसे स्टॉक $20 पे खरीदा, $30 पे बेच दिया, क्योंकि डर गए कि वापस गिर जाएगा। फिर वो स्टॉक $100 तक चला गया। सेम स्टॉक अगर $20 से $3 पे आ जाए तो वो होल्ड करते रहते हैं, होपिंग के वापस ऊपर जाएगा। ये फियर ऑफ लूजिंग है जो गलत डिसीजंस करवाती है। विनर्स उल्टा करते हैं, अगर लॉस पोजीशन है तो जल्दी कट करते हैं, अगर विनिंग पोजीशन है तो राइड करते हैं जब तक हो सके। इमोशनल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, उन्हें अपने डिसीजंस ड्राइव मत करने दो। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं अपनी लाइफ से। जब मैं होमलेस था 1985 में, मेरे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल थे। डर था, अनसर्टेनिटी थी। मेरे माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स आ रहे थे, जॉब ले लो, सेफ खेलो, ये रिस्क बहुत ज्यादा है। पर लॉजिकली मैं जानता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जॉब लेने से वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने लॉजिक को फॉलो किया। मुश्किल था,
बहुत बार मैं क्विट करना चाहता था, पर मेरे रिच डैड ने फोन पे कहा, यू कैन ऑलवेज क्विट, सो व्हाई क्विट नाउ। ये सेंटेंस मेरे दिमाग में घूम गया। सही भी था, क्विट तो कभी भी कर सकते हैं, अभी क्यों करें, हाफवे पहुंच गए हैं तो आगे ही बढ़ो। और दूसरा सेंटेंस जो मुझे मोटिवेट करता था, जायंट्स ऑफन ट्रिप एंड फॉल बट वर्म्स डोंट, बिकॉज ऑल दे डू इज डिग एंड क्रॉल। मतलब अगर तुम बड़े सपने देखोगे, बड़ी चीजें करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी गिरोगे, पर यह बेटर है वर्म की तरह क्रॉल करने से जो कभी नहीं गिरता, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं। दोस्तों, फेलियर से मत डरो, लूजिंग से मत डरो, ये सब पार्ट है सक्सेस का। जितनी बार हारोगे उतना सीखोगे। वॉरेन बफे कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो नॉलेज गेन करो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो और फिर एक्शन लो। अब मैं तुम्हें बताता हूं माइंडसेट के बारे में जो चाहिए बी और आई क्वाड्रेंट्स में सक्सेसफुल होने के लिए। एक, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्विक रिच स्कीम्स पे मत जाओ, पेशेंट रहो, कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर यूज करो। दो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करो लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। तीन, कंटिन्यूअस लर्निंग। कभी मत सोचो कि सब कुछ सीख लिया, हमेशा सीखते रहो। चार, सिस्टम्स थिंकिंग। इंडिविजुअल टास्क्स पे फोकस मत करो, सिस्टम्स पे फोकस करो। पांच, लीडरशिप। लोगों को लीड करना सीखो, लोगों से बेस्ट निकालना सीखो। छह, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। सात, इनोवेशन। नए तरीके ढूंढो चीजें करने के। आठ, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क लेना सीखो पर मैनेज भी करना सीखो। नौ, फाइनेंशियल लिटरेसी। नंबर्स समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सको। 10, इमोशनल कंट्रोल। अपने इमोशंस को डिसीजंस ड्राइव मत करने दो। ये सब स्किल्स डेवलप करना टाइम लेता है, इसलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है, एकदम से कुछ नहीं होता। मेरे रिच डैड ने मुझे 9 साल की उम्र से सिखाना शुरू किया। मैं अब 50 के ऊपर हूं और अभी भी सीख रहा हूं। लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कहां से शुरू करूं, तो मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं। कल से शुरू करो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना शुरू करो। हर महीने कम से कम एक बुक पढ़ो फाइनेंशियल एजुकेशन पे। फाइनेंशियल न्यूज देखना या सुनना शुरू करो। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ो। कैश फ्लो गेम खेलना शुरू करो। ये गेम प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन देती है फन वे में। रियल एस्टेट एजेंट से मिलना शुरू करो, प्रॉपर्टीज देखो, नंबर्स कैलकुलेट करना सीखो। स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू करो, डेमो अकाउंट्स खोलो और प्रैक्टिस करो। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो, फ्रेंचाइजीज देखो, नेटवर्क मार्केटिंग देखो, सेमिनार्स अटेंड करो फाइनेंशियल एजुकेशन पे, वर्कशॉप्स ज्वाइन करो, मेंटर्स ढूंढो, सक्सेसफुल लोगों से कनेक्ट करो, उनसे सीखो, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से मिलो, टैक्स स्पेशलिस्ट से मिलो, सीपीए से मिलो। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करो रेगुलरली, ट्रैक करो तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है। एसेट्स एक्वायर करना शुरू करो छोटे छोटे से। $50 की भी कोई स्टॉक खरीद सकते हो लर्निंग के लिए। लायबिलिटीज कम करना शुरू करो, क्रेडिट कार्ड डेट पे ऑफ करो सिस्टमैटिकली। बजट बनाओ और उस पर स्टिक करो, नो एग्जैक्टली कहां तुम्हारा पैसा जा रहा है। इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3 महीने का एक्सपेंसेस सेव रखो। इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो जरूरी है। विल बनाओ, एस्टेट प्लानिंग करो, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो जल्दी से, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। टैक्स प्लानिंग करो, लीगल वेज ढूंढो टैक्स बचाने के। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करो, एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। नेटवर्क बनाओ लाइक माइंडेड लोगों का। जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये सब छोटी छोटी स्टेप्स हैं पर पावरफुल हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली ये करते रहो तो तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी। रिमेंबर, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ बेबी स्टेप। तो बेबी स्टेप्स लो, एकदम से सब कुछ करने की कोशिश मत करो, ओवरवेल्म हो जाओगे और क्विट कर दोगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, रिजल्ट्स आएंगे टाइम के साथ। मेरे रिच डैड कहते थे, द पाथ इज द गोल। मतलब जर्नी खुद एक गोल है। इंजॉय करो प्रोसेस को, सीखते रहो, बढ़ते रहो और फाइनेंशियली फ्री बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दोस्तों, मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं कुछ फाइनल थॉट्स के साथ। फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है सबके लिए, चाहे तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो। मैं होमलेस से फाइनेंशियली फ्री बन गया, तुम भी कर सकते हो।
पर इजी नहीं है, मेहनत लगती है, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, लर्निंग चाहिए, एक्शन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट चेंज करनी पड़ती है। ई और एस क्वाड्रेंट माइंडसेट से बी और आई क्वाड्रेंट माइंडसेट पे शिफ्ट करना पड़ता है। ई क्वाड्रेंट कहता है मुझे सेफ जॉब चाहिए, बी क्वाड्रेंट कहता है मैं सिस्टम बनाऊंगा और जॉब्स क्रिएट करूंगा, एस क्वाड्रेंट कहता है मैं खुद से करूंगा, बी क्वाड्रेंट कहता है मैं स्मार्ट लोगों को हायर करूंगा जो मुझसे बेटर करेंगे। ई और एस क्वाड्रेंट सिक्योरिटी ढूंढते हैं, बी और आई क्वाड्रेंट्स फ्रीडम ढूंढते हैं। दोनों में कोई एक बेटर नहीं है, पर अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो बी और आई क्वाड्रेंट्स पे फोकस करना होगा। और ये ट्रांजिशन मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली चैलेंजिंग है, क्योंकि तुम्हें अपनी डीप रूटेड बिलीफ्स चेंज करनी पड़ती हैं। पर पॉसिबल है, मैंने किया, लाखों लोगों ने किया, तुम भी कर सकते हो। बस डिसीजन लेना है, कमिटमेंट करनी है और एक्शन लेना है। The only person who determines the thoughts you choose to believe about yourself is you. तो डिसाइड करो, क्या तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? अगर हाँ, तो स्टार्ट करो आज से, कल का वेट मत करो। पापा कहते थे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी शुरू करो अब। बेबी स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो और सक्सेस जरूर मिलेगी। रिमेंबर, बी द बैंक, नॉट द बैंकर। पाइपलाइंस बनाओ, बकेट्स मत भरो हर हफ्ते। पैसिव इनकम क्रिएट करो जो तुम्हारे लिए काम करे, चाहे तुम काम करो या नहीं। बिल्ड बिजनेसेस, बाय रियल एस्टेट, क्रिएट एसेट्स, रिड्यूस लायबिलिटीज, मैनेज कैश फ्लो, लर्न कंटिन्यूअसली, टेक एक्शन फियरलेसली। यही है सक्सेस का फॉर्मूला। सिंपल है समझने में, पर इजी नहीं है इंप्लीमेंट करने में। इसीलिए कम लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। पर तुम डिफरेंटली कर सकते हो। तुम क्राउड से अलग जा सकते हो। तुम अपना खुद का पाथ बना सकते हो। मेरे रिच डैड ने मुझे सिखाया, इफ यू वॉन्ट टू बी रिच यू नीड टू थिंक डिफरेंटली। तो डिफरेंटली सोचो, डिफरेंटली करो और डिफरेंटली रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारा बर्थ राइट है, क्लेम करो इसको। एक्शन लो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पे बिलीव करो, क्योंकि अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दोस्तों, मैं एंड करता हूं ये मैसेज के साथ, तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, एम्प्लॉयर नहीं बचाएगा, बैंक नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद अपने आप को बचाना होगा। तो अपना बिजनेस माइंड करो, अपना कैश फ्लो कंट्रोल में रखो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, मेंटर्स ढूंढो, एक्शन लो और फाइनेंशियली फ्री बनो। ये पॉसिबल है, मुश्किल है पर पॉसिबल है और वर्थ है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम से जो पीस ऑफ माइंड मिलती है, जो कंट्रोल मिलता है अपनी लाइफ पे, वो प्राइसलेस है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, स्टार्ट करो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आज से। बेबी स्टेप से शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और सक्सेस जरूर मिलेगी। रिमेंबर, द पाथ इज द गोल। एंजॉय करो जर्नी को, सीखते रहो, बढ़ते रहो और फाइनेंशियली फ्री बनो। थैंक यू।